लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। साथियों, नागपुर में नरेंद्र मोदी जी आए थे, भागवत जी को मिले भी तो कैसे मिले कि मीटिंग में ही मिले, जाहिर मीटिंग में ही मिले। प्राइवेटली कोई उनकी मुलाकात नहीं हुई। असल में संघ और बीजेपी में जिस तरीके से तनातनी चल रही थी, उसमें पैचअप करने के लिए उनकी मीटिंग होगी, ऐसा बहुत प्रचारित किया गया। लेकिन बात यह है कि मोदी जी ने शायद उसको नकार दिया, या फिर उन्होंने मुलाकात का प्लान तो बनाया, लेकिन वो अपने तरीके से। मतलब क्या मीटिंग झूठी थी? मीटिंग का कोई मतलब नहीं था। अगर कोई मीटिंग का मतलब होता तो इतना सारा समय 4 घंटे करीब वो संघ बिल्डिंग में रहे, तो फिर उनसे आधे घंटे की 15 मिनट की प्राइवेट बात क्यों नहीं हुई? क्योंकि सबके सामने तो बात हो नहीं सकती। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि वो खुद मोदी जी ने इनकार कर दिया। लेकिन मुझे लगता है असल में वो दोनों के अंदर की या मन की बात तो उन्हीं को मालूम है। लेकिन मुझे जो लगता है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, तो वो ये है कि ये मीटिंग मोदी जी ने टाल दी होगी। और ये मोदी जी ने टाली है तो इसमें भी कुछ कारण है, इसमें भी कुछ वजह है। मोदी जी की स्टाइल है वो। मोदी जी भागवत को लपेट रहे हैं, संघ को लपेट रहे हैं, और बाकी उनके जो विरोधी है उनको भी कुछ झांसे में ले रहे हैं, ऐसा लगता है। देखिए कि मोदी जी ने किसको किसको लपेटा। खुद अटल बिहारी वाजपेयी को लपेटा, अडवाणी को लपेटा, प्रवीण तोगड़िया जो है उनके साथी, उनको लपेटा, चंद्रबाबू नायडू को लपेटा, नीतीश कुमार को लपेटा, शरद पवार को लपेटा। शरद पवार जैसे बहुत ही होशियार राजकारणी बोलते हैं, या तो उनको भी बहुत ही चालाक है समझ लीजिए, तो उनको उनके यहाँ आके और ये मैं इनका उंगली पकड़ के मैं राजनीति में आया हूँ ऐसा बोलने के बाद उन्हीं की पार्टी तोड़ दी। और तो और चंद्रचूड़ को लपेटा। चंद्रचूड़ जो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही फायरमैन जैसे है, इस टाइप का माहौल बना रहे थे कमेंटबाजी करके, वो चंद्रचूड़ को लपेटा। उनके घर में कूद गए या उन्होंने बुलाया, कोई नहीं बता सकता। वहां जाने के बाद में कोई प्राइवेट बातें हो गई या नहीं हो गई, ये भी कोई नहीं बता सकता। लेकिन जिस तरीके से चंद्रचूड़ की चाल बदल गई, चलन बदल गया, उनके स्टेटमेंट्स आने लग गए, तो एक झटके में चंद्रचूड़ जो हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे उनको पूरा मिट्टी में मिला दिया। तो ये है नरेंद्र मोदी की राजनीति। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इन्हीं को नहीं, सुप्रीम कोर्ट की पूरी व्यवस्था को लपेट दिया, चुनाव आयोग को लपेट लिया पूरे कब्जे में, उनके मीडिया को लपेट लिया। मतलब जो भी उनके सामने आएगा या जिस पे भी नजर नरेंद्र मोदी की जाएगी, उसको वो नरेंद्र मोदी अपने तरीके से लपेट लेते हैं। कहानी है 2001 की। शुरुआत उसकी होती है 2001 से। 2001 को डायरेक्टली नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने गुजरात के। वो किसने बनाया? तब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी ही उस हिसाब से उनके भाग्य विधाता थे, या उनको जो बनाया, किंग मेकर जो बनाया, समझ लीजिए किंग जो बनाया उनको, तो वो अटल जी ने बनाया। वो भी तड़ीपार कर दिया था बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को केशुभाई पटेल के खिलाफ काड़ी करने की वजह से, राजनीति करने की वजह से उनको तड़ीपार कर दिया था। एक तरीके से उनको बाहर भेज दिया था गुजरात के, और वो अमेरिका में थे। तड़ीपार जैसे तड़ीपार ये कर रहे थे, मगर वहां पे फिर उनसे मुलाकात हुई, करवाई, वो बात छोड़ दीजिए, वो किस्सा छोड़ दीजिए। अटल जी ने ही बोला उनको कि इतना भागने से क्या होगा, जरा मैदान में आइए। और 2001 में फिर वो दिल्ली में भी बुलाया, फिर मिले, और फिर अटल जी ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया। देखिए, अटल जी ने ही मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अटल जी ही उनको हटाना चाहते थे। 2001 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने। 2002 में गुजरात में दंगे हुए,
और जब गुजरात में दंगे हुए तो अटल, सारा देश उनके खिलाफ था मोदी के, क्योंकि दंगों में मोदी शाह की भी भूमिका थी अहम, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने दंगे भड़कने के लिए अवसर प्रदान किए। सत्ताधारी पार्टी की जो जिम्मेदारी थी या अपना राजधर्म निभाने से उन्होंने आनाकानी की, या इनका जानबूझकर उन्होंने राजधर्म निभाने से मना कर दिया, ऐसा आरोप लगता है। और यही भावना अटल बिहारी वाजपेयी की भी थी, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी उनको हटाना चाहते थे। अहमदाबाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 2002 में दंगे के बाद में, तो किसी पत्रकार ने उनको पूछा कि भाई मुख्यमंत्री के बारे में आपकी क्या राय है, आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? अटल जी को पूछा तो अटल जी ने खुले शब्दों में बोला कि मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन करे, प्रजा प्रजा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पे उनके कान में बोल दिया, मतलब सबको सुनाई भी दिया, वो तो वीडियो में देख भी सकते, सुन भी सकते हैं। उन्होंने बोला कि लेकिन हम भी तो वही कर रहे हैं साहब। देखिए, बड़ी उर्मटता के साथ में कहा उन्होंने, नम्रता से, या कोई उनको वो अफसोस नहीं था कि जो कर रहे थे, वो अफसोस नहीं था उनमें, गिल्टी कॉन्शियस बिल्कुल नहीं था। उन्होंने बोला कि हम भी तो वही कर रहे हैं ना साहब। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की दोगली राजनीति या दोगला व्यक्तित्व सामने आता है। कई मौके हैं अटल जी के, मगर वो अभी बात नहीं करना है, विषय नहीं है इसलिए। लेकिन अटल जी ने इमीडिएट अपना स्टैंड बदला और उन्होंने क्या बोला कि हाँ, मुझे विश्वास है कि हमारे नरेंद्र भाई भी वही कर रहे हैं। अटल जी जैसे एक आदमी ने, जिनको बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है भारतीय राजनीति में, उन्होंने भी इमीडिएट अपना स्टैंड बदला और उनको बोला कि हाँ, नरेंद्र भाई तो वही कर रहे हैं। साथियों, यहीं से देश की, नरेंद्र मोदी की, देश के दुर्भाग्य की, बीजेपी के दुर्भाग्य की, संघ के दुर्भाग्य की शुरुआत होती है। और इसमें भी अटल जी का हाथ था, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। अडवाणी ने भी बचाया, ऐसा बोला जाता है कि हाँ, इनको हटाना चाहते थे अटल जी, ऐसा बोला जाता है। अडवाणी ने बचाया, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन अगर अटल बिहारी वाजपेयी उसी समय डांट देते थे या उसी समय कोई कठोर निर्णय लेते तो शायद देश की किस्मत बदल गई होती, देश की राजनीति इतनी घटिया स्तर पे नहीं जाती और एक दंगाखोर आदमी देश का सेनापति बोलिए, देश का प्रमुख नहीं बनता और देश को जलाने का और बर्बाद करने का काम उनके हाथों से नहीं होता। अब कहने का मतलब यह है कि ये सब ठीक है, तो जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को लपेटा, जिन्होंने बनाया उन्हीं को लपेटा, जिन्होंने प्रोटेक्ट किया अडवाणी ने उन्हीं को भी लपेटा। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर भी बने तो एकदम से उनको कचरे के टोकरी में फेंक दिया है, सबको लपेटा उन्होंने। अब बारी आती है भागवत की, मोहन भागवत की। मोहन भागवत से मिले और लोगों को लग रहा है कि भाई मोहन भागवत के सामने झुके। ये नरेंद्र मोदी है भाई, इनके रंग कितने बदलते हैं, गिरगिट तो 7 बार 10 बार कितने रंग बदलते हैं मालूम नहीं, मगर मोदी जी के रंग तो ऐसा है कि वो कितने बार बदलेंगे, मिनटों में बदल जाते हैं। और इसीलिए मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि ये लपेट रहे। इन लोगों को लग रहा है कि अरे वाह वाह, आ गए शरणागत, आ गए। और ये समझ लीजिए कि भागवत भी खुश हो गए, गडकरी भी खुश हो गए, ये अपना ये भी हो गए, फडणवीस भी खुश हो गए होंगे। लेकिन जैसे कि औरंगजेब की मजार खोदने के मामले में जो बातें महाराष्ट्र में चल रही थी, दंगा फसाद वगैरह हो गया और माहौल बनाने की कोशिश, यही बोला जाता है, लोग बोलते हैं, शक है कि फडणवीस ही कर रहे थे, फडणवीस के लोग ही कर रहे थे, मतलब वो डायरेक्टली नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो जो उनका जो रवैया है वो वही था कि वो योगी से कंपटीशन करना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर पद के लिए। भैया जी जोशी जो है, संघ के बड़े नेता है, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, औरंगजेब की कब्र हटेगी नहीं, जैसी है वैसी रहेगी, जिसको दर्शन लेना है, जिसको भी देखना है वो देख सकेंगे। फिर फडणवीस को भी बोलना पड़ा कि ये कब्र का पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसको कोई को हटा नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ये सब क्यों हो गया भाई? ये सब इसलिए हुआ कि मोदी जी को देश में दंगे चाहिए। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत सीधा आरोप है, ये लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये दंगे नहीं तो रोकते क्यों नहीं है?
दंगा करने वाले या दंगा भड़काने की कोशिश करने वाले और जाति जाति में विवाद लगाने वाले स्टेटमेंट को मोदी जी रोकते क्यों नहीं? गृह मंत्री उन्हीं का तो है अमित शाह, उनको क्यों नहीं बोलते? उनको क्यों निर्देश नहीं देते? वो क्यों नहीं रोकते हैं? तो नहीं, उनको दंगे चाहिए, संघ को शांति चाहिए। अभी मोदी चाहते हैं, मोदी के पास मेजॉरिटी नहीं है, चंद्राबाबू गड़बड़ कर रहे हैं, उधर नीतीश कुमार गड़बड़ कर रहे हैं, बीजेपी भी गड़बड़ कर रही है, तो मोदी जी अस्थिर भारत चाहते हैं। परिस्थिति अस्थिर चाहिए उनको, अस्थिर ऐसी अस्थिर बने कि उनको इमरजेंसी लगाने का बहाना मिल जाए, या राष्ट्रपति शासन लगाने का, जो भी है, तो इमरजेंसी लगाने का बहाना मिल जाए। एक बार इमरजेंसी लग गई कि गृह मंत्री तो उन्हीं के हाथ में है, राष्ट्रपति उन्हीं के है, तो वो एक बार राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो मोदी जी को चाहिए अस्थिर परिस्थिति, संघ को फिलहाल चाहिए शांति, फिलहाल के लिए, क्योंकि उनको ये सेटल करके कमान फिर से अपने कब्जे में करनी है। लेकिन मोदी बाज आएंगे नहीं, जितने भी लोगों के अंदाज है, मुझे लगता है, शायद जो भी होगा मालूम नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी चुपचाप गद्दी छोड़ेंगे, 75 साल के बाद में भी नहीं छोड़ेंगे। और एक बात ये हो गई कि शाह का पत्ता कट हो गया, ऐसा है, तो शाह चुपचाप बैठेंगे क्या? शाह कतई चुपचाप नहीं बैठेंगे। अगर सरकार बदल गई तो शाह को जेल में जाने की नौबत है, उनके अपने भी उनको जेल में डाल सकते हैं। इतनी खतरनाक बातें, इनके सारे दुश्मन बने हुए हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि फिर अगर मोदी जी झुक गए, या मोदी जी अगर प्यार से कुछ करना चाहते, ये संघ को अगर लगता है, तो दो बातें करनी चाहिए उन्होंने। एक तो प्रेसिडेंट संघ के कहने से मुताबिक इमीडिएट डिक्लेयर कर देना चाहिए अध्यक्ष पद जो है बीजेपी का, तो वो संघ जो बोलेंगे उसको बना देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, संघ ने ये भी बोलना चाहिए कि इमीडिएट पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग ले लो। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग 10 महीने से नहीं हुई चुनाव के बाद में, फिर भी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, तो एक तो अध्यक्ष इमीडिएट बना देना चाहिए संघ के कहने के मुताबिक। दूसरी बात, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुलाने के लिए संघ ने बोल देना चाहिए। और तीसरी बात, मोदी जी सुधर गए ऐसा अगर लगता है तो एक बोलना चाहिए कि गडकरी के 1-2 पोर्टफोलियो लौटा दे, मतलब उनके जो छीने गए थे खाते थे, पोर्टफोलियो थे, वो मोदी जी को लौटा, मतलब मोदी जी गडकरी को लौटा दे, ऐसी कंडीशन रखनी चाहिए। ये अगर कर देते हैं तो कम से कम ये लगेगा कि हाँ, मोदी जी समझदारी के मूड में है। नहीं तो मोदी जी किसी की कोई बात सुनने वाले नहीं है, वो अपनी मन की ही बात करेंगे। जैसे इतने सारे लोगों को उन्होंने लपेटा, वैसे ही अभी भी भागवत को लपेटना बहुत ही आसान बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं। आप देखते रहिए, शाह भी अलर्ट हो गए हैं, सभी अलर्ट हो गए हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। मोदी और शाह बराबर अपनी चालें चलते रहेंगे, ये गफलत में रहेंगे और फिर इनको ऐसे जगह पे ले जाके इनका गेम करेंगे कि ना भागवत छूट पाएंगे, ना गडकरी बच पाएंगे। हम देखते हैं, देखते रहिए लोक जागर इंडिया चैनल, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे,